आजकल जो फोल्डर है वो हो गए हैं बहुत सस्ते। तो ऐसे में 1-1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की चाइनीज ओसीए मशीन लगाना, तो जब इंडिया की मशीन ही आधे रेट में मिल रही है। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने सभी मोबाइल रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं इन सभी स्टूडेंट्स को सिखाएंगे और बताएंगे कि मोबाइल की डिस्प्ले का ग्लास जब टूट जाता है तो उसे किस तरीके से फिक्स किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात का और पता चलेगा और हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक बात की जानकारी यहाँ पे ज़रूर मिलेगी कि आजकल जो फोल्डर है वो हो गए हैं बहुत सस्ते, है ना। आप जानते हो ना, सुना है ना, फोल्डर सस्ते हो गए हैं। तो ऐसे में 1-1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की चाइनीज ओसीए मशीन लगाना कहीं ना कहीं ओवर बजट हो सकता है। जिसका यूज़ कम होता हो वो सामान हम अभी लें या ना लें, ठीक है। ये सवाल भी तो दिमाग में आता है कई बार, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया हम जब दुकान खोल के बैठेंगे तो टूल हमारे पास सारे होने चाहिए, ठीक है। टूल्स हमारे पास सारे होने चाहिए क्योंकि मेरे पास बजट है, मैं किसी ग्राहक को वापस नहीं जाने दे सकता, तब तो लेनी पड़ेगी मशीनें, ठीक है। तो जो चाइनीज़ मशीनें होती हैं तो एक तो वो महंगी होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ उनमें और होती है कि देखो, कुछ लोग ये जो मशीनें यूज़ कर रहे हैं चाइना वाली, आप भी शायद किसी की दुकान हो, कोई ना कोई ओसी मशीन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आप में से कोई नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वीडियो, वो दुकानदार भी उनमें हैं, तो उन लोगों ने ज़रूर खरीद रखी होगी चाइनीज़ ओसी मशीन। और अगर उन्हें इस मशीन को यूज़ करते हुए हो गए 2-2.5 साल या 3 साल, और एक बार अगर उनमें से किसी की मशीन ख़राब हुई होगी, फिर उसके साथ जो परेशानी उन्होंने झेली होगी, वो परेशानी क्या क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली परेशानी, मशीन के जो पार्ट्स हैं आसपास लोकल मार्केट में नहीं मिलते, उठा के दिल्ली लानी पड़ती है। एक बार रिपेयरिंग कराने के 4 या 5 हज़ार रुपये लगते हैं, जिसमें आने जाने का किराया अलग है, ठीक है। और जितने दिन मशीन आपके पास ख़राब पड़ी रहेगी उतने दिन का काम ख़राब होगा कि कब दिल्ली आओगे, कब ठीक करा के ले जाओगे। और ठीक कराने के बाद भी जब आप पूछोगे ना, भाई साहब कितनी गारंटी है, कितने दिन तक चल जाएगी, तो बोलता है भैया 1-2 दिन में कोई दिक्कत आए तो दिखा देना, ठीक है। अब 4-5 हज़ार रुपये लगा दिए, अब 1-2 दिन बाद दिक्कत आ जाए तो दिखा देना। अब लेके आप वहाँ चले गए, उसके बाद हो गई फिर ख़राब, होता है ऐसा भैया। ऐसा हमें भी ऐसे कस्टमर से पता चला है जो पहले से चाइनीज़ मशीन यूज़ कर रहे थे। मशीन के ख़राब होने के बाद उन्होंने हमारी वीडियो देखी, एक बार महंगी मशीन लेने के बाद उन्होंने सर्च किया कि भाई सस्ती मशीन कौन सी है, तो हमारी वीडियो सामने आई तो हमारी मशीन लेने आए, उन्होंने हमें बताया। और ऐसे ही कई कस्टमर हमें बता चुके हैं इस बारे में। तो ये समस्याएं होती है चाइनीज़ मशीनों में। जो वीडियो लोग देख रहे हैं उन्हें ज़रूर पता होगा, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों अगर आपके साथ भी अगर ऐसी परेशानी आई हो तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फोल्डर सस्ते हो गए, मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, खरीदनी चाहिए या नहीं, एक तो ये भी सवाल है। और अगर खरीदनी भी है तो कौन सी मशीन खरीदी जाए। तो सबसे पहले फ़ोल्डर की बात करते हैं कि फ़ोल्डर सस्ते हो गए, हम नया ला के डाल देंगे कस्टमर के फ़ोन में, ठीक है, डाल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो उसका फ़ोल्डर निकला, उसका ग्लास जो टूटा हुआ है, उसको भी तो आप रिपेयर करके किसी और के फ़ोन में डाल के यूज़ कर सकते हो या नहीं, चाहे फ़ोल्डर कितना ही सस्ता हो जाए। जो टूटा हुआ ग्लास का फ़ोल्डर आपने नया डाल दिया, अब उसे फेंकोगे तो नहीं ना, डिस्प्ले तो ओके है भैया, तब तो बदलवाना पड़ेगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं ओसीए मशीन की जो ज़रूरत है वो हमेशा मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानों में रहेगी ही रहेगी। वो अलग बात है कि अभी बजट नहीं है, आप बाद में ख़रीदो। जब भी बजट बनता चला जाए, रिपेयरिंग के काम से पैसा कमाते जाएं, अपनी दुकान पे टूल्स को जोड़ते जाएं, है ना। तो इसका काम तो कम नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा अब, क्योंकि जो ये इंडिया की मशीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया की मशीन, मेड इन इंडिया, आरटी टूल यानी आपके इंस्टीट्यूट की ही मशीन। तो ये मशीन किसी भी जो सस्ती से सस्ती चाइनीज़ मशीन है उससे आधे रेट की है। इसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस जो चाइनीज़ मशीन है उससे ज़्यादा अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज़ मशीनों में पंचिंग के दौरान फोल्डर टूट जाते हैं,
लाइनिंग आ जाती है, लेकिन इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। चाइनीज ओसीए मशीन में कई बार हम जब ग्लास फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद जब हम उसको मशीन में डालते हैं तो 10 में से 2 फोल्डर ऐसे होते हैं जिनके बबल नहीं जाते, जिन्हें दोबारा काट कर दोबारा करना पड़ता है काम उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन इस मशीन में आपने एक बार फोल्डर फिक्स कर दिया, चाहे आप चारों तरफ से लॉक क्यों ना कर दो। उसे लॉक करने का मतलब दोस्तों ये होता है, हमारे दर्शकों को तो पता होगा और हमारे स्टूडेंट को भी बता देते हैं। देखिए, लॉक होने का मतलब ये होता है कि हमने जब किसी डिस्प्ले में ग्लास लगाया है ना ऊपर, तो उस ग्लास में होता है ग्लू, ओसीए फिल्म होती है उस पर, तो वो चारों तरफ से अगर पहले चिपक गया तो अंदर हवा रह जाती है, बंद हो जाती है हवा, उसे कहते हैं फोल्डर को लॉक हो जाना। तो ऐसा फोल्डर अगर किसी चाइना मशीन में डालोगे तो वो कभी भी रिपेयर नहीं कर पाओगे, उसे काट के दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक तो आधे रेट की, और जो काम उन मशीनों में नहीं होते वो काम इनमें हो जाते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ मशीन में आपके कर्व नहीं होंगे, कर्व डिस्प्ले इसके अंदर हो जाएगी। इसकी भी 2-4 दिनों के अंदर हम वीडियो शूट करके वो भी डालेंगे, ठीक है। आज हम इस मशीन को आपके सामने चेक करके बताएंगे कि ये काम कैसे करती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। साथ ही आपको ग्लास फिक्स करना भी पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो करें शुरू? ठीक है जी। तो फोल्डर सस्ते हो गए हैं, तो अब आपको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आपको लगता है उसी मशीनें लेनी चाहिए। भविष्य में जब गुंजाइश हो तो ज़रूर लेनी चाहिए। अभी जो वो टूल्स लेने चाहिए जिनका काम सबसे ज़्यादा डेली यूज़ होता। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले है हमारे पास, और एक ये ग्लास है, आप उस स्क्रीन पे देख सकते हो शीशे, ठीक है। ये ओसीए लगे हुए जो ग्लास है ना, ये मिल जाते हैं मार्केट में आजकल तो बहुत आसानी से। अलग से ओसीए के पैकेट भी मिलते हैं, किसी ने देखे होंगे तो ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं भी देखे होंगे, है ना। और जिन्होंने नहीं देखे वो ना ही देखो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, आजकल उनकी जो क्वालिटी है अच्छी नहीं होती। उनसे अगर आप किसी ग्लास को फिक्स करेंगे तो बबल आ जाते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। सबसे अच्छा क्या यूज़ करोगे? ऐसे ग्लास जिसमें ओसीए पहले से ही लगी हुई आती है, ठीक है। तो अब बताओ किसने नहीं देखी वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ओसीए के जो पैकेट है, किसने नहीं देखा? नहीं देखा? बहुत बढ़िया है, वाह। तो परम सर जी लगाएंगे शीशे को एकदम बराबर। तो इसको पंच करने का जो सबसे आसान तरीका है, हम जो इसके गिलास को ऊपर सेपरेट करते हैं, मतलब इसमें हम कंबाइन करते हो, किस तरीके से करते हैं? 2 तरीके होते हैं। या तो आप गिलास को हाथ में पकड़ के सीधा आप उसको पंच कर दो, इस तरीके से आपने इसकी शीट हटाई और इस तरीके से आप इसका मार्जिन सेट करके आप पंच कर सकते हो। लेकिन इसमें ऊपर नीचे अगर हो गया तो आपको दोबारा कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सल तरीका, जो आप हर कोई कर सकता है, फ्रेशर भी कर सकता है, एक्सपीरियंस वाला भी कर सकता है, और एकदम परफेक्टली पंचिंग होती है। तो इसमें हमें इसकी नोच वगैरह सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है। डिस्प्ले कितने ऊपर, कितना ऊपर रहेगी, कितना नीचे रहेगी, इस सारा का सारा चीज़ हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया इस तरीके से, तो ये फोल्डर पंच तो हो जाएगा लेकिन फ़ोन में बैठेगा नहीं, ये दिक्कत आती है। तो उसको हमें मेजरमेंट कैसे करना है वो चीज़ हम देखते हैं। तो इसको ग्लास को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। डिस्प्ले हमने क्लीन कर लिया है। अब क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है, फ्रेम के अंदर अपने को डिस्प्ले फिट करनी है। फ्रेम के अंदर डिस्प्ले को इस तरीके से अपने को फिट करना है इसमें। ऐसे ही बड़े आराम से इसको ऐसे फिक्स कर देना है। अब ये डिस्प्ले जो है एकदम सीधी होनी चाहिए। इसमें जितना भी मेजरमेंट आपको करना है यहीं पे कर लो आप। और इस ग्लास को भी आप पहले चेक कर लेंगे कि ग्लास कहीं बड़ा तो नहीं है, कहीं छोटा तो नहीं है, कहीं इसमें से डिस्प्ले दिख तो नहीं रही।
तो ये पन्नी हटाने से पहले, इसकी शीट हटाने से पहले हम इसको चेक भी कर लेंगे कि कहीं ये डिस्प्ले इसमें से दिख तो नहीं रही, या जो हमारी क्रोम है ये क्रोम में कहीं ये ग्लास बड़ा तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हमें यहीं पे देख लेना है, तभी जा करके इसकी शीट हटानी है। ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। अभी देखो पूरा कंप्लीट है, फ्रेम भी एकदम फिट आ रहा है, फ्रेम में एकदम ग्लास फिट आ रहा है चारों साइड से, और अंदर से डिस्प्ले भी कंप्लीटली दिख रही है, कोई भी लाइन वगैरह नहीं दिख रहा। मतलब छोटी डिस्प्ले होती तो आपको निशान दिखता, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो रही है, तो मतलब ग्लास हमारा परफेक्ट है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट हम ले लेते हैं, जो डिस्प्ले का जो मेजरमेंट रहता है इसको हम ले लेते हैं ऐसे करके, इसको हम इक्वल कर लेते हैं। डिस्प्ले क्रोम के अंदर एकदम बीच में रहनी चाहिए, सही है डिस्प्ले। अब ये जो OCA ग्लास है हमारे पास, इसमें एक रैपर होता है, इसको हमें निकालना होता है। तो इस तरीके से हमें वन टाइम में ही निकालना होता है। अगर बीच में हाथ रुक गया तो इसमें निशान पड़ जाता है, पर हमारे पास जो मशीन है उसमें वो भी निकाल देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से जो डिस्प्ले है क्रोम के ऊपर की साइड से पंच करना है। क्रोम में हल्का सा उठा हुआ रहता है, तो उसमें आपको ग्लास को फंसा देना है और वहाँ पे उंगली रख करके वहीं पे रखना है, और देखो नीचे की साइड से हल्का 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 प्रेस कर देना है। टेम्पर की तरह नहीं लगेगा ये बस ऐसे करके रख देना है, और बीच में हमें हल्का सा बस प्रेस कर देना है इस तरीके से। ये डिस्प्ले कहीं ना कहीं से बस चिपकनी चाहिए हल्की सी, ताकि हम इसको उठाएं तो हम इसको आराम से पंच कर सकें। अब डिस्प्ले को सीधा निकाल दो आप। अब इसके बाद का प्रोसीजर मशीन का है। देखिए यहाँ पर आप पीछे वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, वो जो स्क्रीन ऊपर चल रही है, तो बीचों बीच हमने टच किया है। पंचिंग के लिए जो तरीका है वो यही रहता है, पहले आप बीच से टच कर दो, और अगर गलती से चारों तरफ से हो भी जाए, तो मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि फोल्डर अगर लॉक हो गया, चारों तरफ से पहले दब गया, तब भी इस मशीन में आराम से फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो काम इसको किस तरीके से करना है मशीन का इस्तेमाल, तो सबसे पहले हमारा काम होता है पंचिंग करने का। तो इसलिए पंचिंग का जो ये चैम्बर है ये ऊपर होता है, तो हमें इसके अंदर एक ये आप पैड देख रहे हो, इस पैड के ऊपर फोल्डर को रख देना है। उसके बाद आपको इस गेट को बंद कर देना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये पत्ता आपको बाहर निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, डिस्प्ले का। और इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम बटन यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें वैक्यूम बटन को ऑन करना पड़ता है। तो जैसे हम वैक्यूम को ऑन करेंगे, वैसे ही देखिए यहाँ पर एक सुई आप देख रहे हैं, तो ये सुई उल्टी दिशा की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी। और अगर ये सुई ना चले तो फिर आपको मशीन को हमने अभी ऑन नहीं किया था, तो ऑन कर लिया है मशीन को। तो प्रेस आपको हल्का सा गेट ऊपर का करना है, जिससे ये सुई जो है उल्टी दिशा की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो मशीन के अंदर वैक्यूम जो है वो बन रहा है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फोल्डर के अंदर की जो एयर है ना, वो धीरे धीरे खिंचती हुई निकलती हुई दिखाई भी देगी। और ये ग्लास देखो हमने जहाँ से टच किया था उससे ज़्यादा ये चिपक गया है, देखो यहाँ से बीच में, अगर आप देख पा रहे हो। तो जब वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा, उसका पता आपको ऐसे चलेगा कि ये सुई जो है जो उल्टी दिशा की तरफ जा रही थी वैक्यूम मीटर की, तो ये जा करके रुक जाएगी एक जगह पर। ठीक है, जब ये मशीन की सुई रुक जाए, वैक्यूम उसका मतलब हो चुका है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पंचिंग बटन पे पहुंचना है, पंचिंग को कर देना है ऑन। तो जैसे पंचिंग को ऑन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। पंचिंग बटन को हमने ऑन किया है लेकिन कुछ होना नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर हमने इस बटन को इसलिए लगाया है कि पंचिंग एक्टिव हो जाए, बस पंचिंग होए ना। पंचिंग जब होगी जब हम चाहेंगे, हम करना चाहेंगे, क्योंकि मैनुअल सिस्टम रखा हुआ है वो, इसीलिए कि लोकल फोल्डर है, नाजुक फोल्डर है, एलईडी फोल्डर है, तो पंचिंग हल्की करो, और अगर कोई भी नॉर्मल फोल्डर है तो जैसी मर्जी करो। ठीक है, तो चलिए, अब नया आदमी ये मशीन खरीद लेता है, अब उसे क्या पता हल्की कैसी है, हैवी पंचिंग कैसी है ना। तो उसके लिए भी हमने एक निशान लगा दिया है मशीन में, यहाँ पर एक निशान हमने बना दिया है वैक्यूम वाले बटन के नीचे। ये तो ये पंचिंग का निशान है, यहाँ तक इसको ले जा करके बटन को पंचिंग हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप ले जाओगे तो कोई भी फोल्डर आप इसमें रखो, कोई टूटेगा नहीं। तो जैसे ही हमने पंचिंग को ऑन किया, आप देख सकते हैं पंचिंग हो गई। अब उसके बाद हम पंचिंग को ऑफ कर देंगे। ये जैसे हमने पंचिंग ऑफ कर दी, और उसके बाद हम ये वैक्यूम वाला बटन है इसको भी ऑफ कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम निकाल देंगे फोल्डर। और अब यहाँ देख सकते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ बबल रह गए हैं यहाँ पर अंदर, और अब हम रख देंगे बबल रिमूवर के अंदर। तो अब हम बबलर के अंदर फोल्डर को रख देंगे और जो बचे कुछ बबल है वो भी हट जाएंगे। तो बबलर के लिए यहाँ पर साइड में हमें जाना है मशीन के, यहाँ पे बटन लगा हुआ है बबल रिमूवर का, तो ये भी ऑफ है, हमें इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो ये गेट है इसको बाहर की तरफ इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। जैसे आप टच करेंगे तो ये गेट अपने आप लॉक हो जाएगा और जो बबलर का जो ये मीटर है ये सुई आपको आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जब इसके अंदर कंप्लीट प्रेशर बन जाएगा तो ये सुई अपने आप रुक जाएगी और मशीन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मशीन काफ़ी साइलेंट है, ज़ोर से कुछ आवाज़ नहीं करेगी। और एक ख़ास बात और है कि जितनी जगह पर आप ये रखी हुई देख रहे हो ये उतनी ही जगह आपकी दुकान में भी लेगी। इसके साथ अलग से कोई बड़ा कंप्रेसर टाइप की चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपकी जो जगह है वो वेस्ट हो, इससे जगह भी कोई वेस्ट नहीं होने वाली। तो ये सुई देखिए लास्ट तक पहुंचने के बाद ये मशीन अपने आप बंद हो चुकी है। आप एक बार छू के देखें, मशीन में कोई आवाज़ आ रही है? अब ये मशीन बंद हो चुकी है अपने आप ही। इसके अंदर हमने एक सेफ्टी फीचर ये दिया हुआ है कि जितना प्रेशर बबल रिमूवर को चाहिए उतना उसमें भरने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मशीन बंद हो चुकी है और अब हम 2-3 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद फोल्डर को निकाल के देखेंगे। तो कोई अपने मोबाइल में फ़ोन टाइम देख ले एक बार, क्या टाइम हुआ है? 11:42 हो गए है ना, 11:42 यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो कब निकालें? 46 पे निकालें, ठीक है जी। तो देखिए चाइनीज़ मशीनें जो हैं उनके अंदर 5 मिनट का टाइम रहता है, ठीक है। तो चाइनीज़ में 5 मिनट का रहता है, तो हमारी में कितना होना चाहिए? हाँ, हमने बहुत तारीफ़ कर दी ना आज इसकी मशीन की, तो उस हिसाब से तो चाइना से आधा टाइम बोलना पड़ेगा हमें। जब इतनी बढ़िया है तो उससे भैया आधा टाइम होना चाहिए। सही कह रहे हो आप फिर तो। अच्छा, इस मशीन को आप परमानेंट ऑफ भी कर सकते हो, पावर भी निकाल सकते हो इसकी। अब आप अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखो पावर भी निकाल दिया हमने, ये काम करती रहेगी। और साथ ही फोल्डर कटिंग करते हुए सेपरेटर पे रखते हैं ना हम, हीटिंग की वजह से ना डिस्प्ले में ब्लैक डॉट हो जाते हैं, शायद सर ने बताया भी होगा, काला धब्बा आ जाता है स्क्रीन के बीचों बीच। तो उसके लिए भी आप इसके बबल रिमूवर में रख के ऐसी डिस्प्ले को छोड़ सकते हो। अब कितनी देर छोड़ना है उसका कोई पक्का नहीं रहता, कितना टाइम रखना है। अगर किसी डिस्प्ले में ऐसा डॉट आ जाए, ब्लैक डॉट ख़राब हो जाए, बीच में से काली हो जाए, तो उसको इस मशीन के बबल रिमूवर में रख के शाम को चले जाओ, सुबह आके देखोगे, दुकान खोलोगे तो एकदम ओके मिलेगी। मशीन को ऐसे प्रेशर भर के इसके अंदर पावर निकाल के चले जाओ घर पे। जैसे अभी ये पावर तो है नहीं इसको दिया हुआ, बस इसमें प्रेशर इसके अंदर भरा हुआ है, पर काम तो प्रेशर ने करना है। हो गया 44? चलो भैया, कौन करेगा? 1 मिनट और? नहीं, कोई बात नहीं। अब हमने क्या करना है, इसका प्रेशर रिलीज़ करना है। तो जो बबलर का बटन है वो भी ऑन हो रखा है, उसे कर देना है ऑफ। जैसे ऑफ करेंगे तो इसकी हवा निकल जाएगी। कौन निकालेगा? देखो, अगर किसी ऐसे हाथों से निकली जिसमें काम ना हुआ तो कमी उसकी होगी, हमारी नहीं होगी। निकालो भैया, डर क्यों रहे हो? चलो ये गेट ऊपर इसका जो है ना ऊपर चिपक जाता है गेट। बताओ एकदम ओके, कैसी है? एकदम ओके, एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट। देखो कितना टाइम, आधे टाइम में ही काम हो नहीं गया है ना। तो एक बार ऑन करके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो ना डिस्प्ले टूट गई हो। डिस्प्ले टूट भी तो सकती है। ऑन करके दिखाएं या ऐसे ही मान जाओगे आप? देखो आधे 50% स्टूडेंट मान गए हैं, 50% नहीं माने हैं, उनको सर्टिफिकेट मत देना।
आप ये देख सकते हैं, ये चार्जिंग का लोगो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। ये चार्जिंग यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको काम मशीन का? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब इंडिया की मशीन ही आधे रेट में मिल रही है, बढ़िया काम कर रही है, ठीक है, तो फिर हम क्यों लें बाहर की मशीन? इस मशीन के सारे पार्ट यहीं मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और जो पैसे बचाओगे ना इस मशीन को ख़रीदने के बाद, आधे पैसे बचेंगे ना चाइना मशीन के मुकाबले, तो उससे और कोई टूल खरीद लेना। तो कहीं ना कहीं टूल का बजट आपका कम हो जाएगा। जहाँ 1 लाख था वहाँ कम से कम 25 तो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी मशीन? आपको भी हमारे स्टूडेंट्स की तरह अगर बढ़िया लगी हो तो आप कमेंट में भी तालियों का जो होता है ना इमोजी, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मशीन लेना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये मशीन पूरे भारत में कहीं भी हम डिलीवरी कर रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी इसके साथ है। और 25,000 रुपये की ये मशीन है आपके घर तक पहुंचा के, ठीक है। 3,000 से बुकिंग होती है, बाकी पैसे आपको मशीन जब आपके पास पहुंचे घर तक तब आपको देने हैं, ठीक है। तो चलिए, और उसके साथ ही अपने स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसी रही। भैया आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? जो भी आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है मोबाइल रिपेयरिंग की, कम फीस में, तो कोई कमी तो नहीं रही आपको? नहीं सर, ठीक है। और बाकी जो कमी रहेगी उसको आप, उसके लिए आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना चाहेंगे आप? प्रैक्टिस, बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रैक्टिस ही है जिससे आपको करना है मन लगा के, प्रैक्टिस ही है, अपनी स्किल को, हैंड स्किल को बढ़ाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा अपनी हैंड स्किल आप बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हैंड स्किल, उसकी उतनी ही ज़्यादा आपकी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी नहीं रहना है। अगर आज एक मोबाइल कोई ठीक नहीं हुआ आपसे तो ज़रूरी नहीं है कि कल आएगा वो भी ना हो। भले ही आज का दिन हो सकता है ठीक ना रहे, उस दिन को जाने दो, नए दिन को आने दो। क्या पता अगले दिन 2-3 फ़ोन ऐसे आ जाएं जो आपके छूते ही ठीक हो जाए, है ना, ब्रूस मारते ही ठीक हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि आज CPU रिबोल करे हुए, CPU हो गया ख़राब रिबोल करते वक्त। आज जो ख़राब किया आपने CPU, उससे थोड़ा वो सबक तो लिया होगा, अगले दिन थोड़ा और सावधानी से करोगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना है जी हमेशा, ठीक है। क्या कहते हो? चलिए ठीक है, तो अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।